So today we are going to study few things about the cancer. First of all, what is cancer? कैंसर क्या है ये आप सबको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा ही. कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज nowadays because in India only every year approximately millions of people die just because of the cancer. तो ये कैंसर होता क्या है? कैंसर is nothing but the uncontrolled cell division leading to the formation of mass of cell called as tumor. What is cancer? ये हम सबको ये बात पता है कि सेल जो है हमारा वो नॉर्मल जो उसका फंक्शन होता है, तो हर दिन हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओल्ड सेल जो होते हैं उनकी डेथ भी होती है. बट व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ द कैंसर? कैंसर की में क्या होता है कि एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबल. यूजुअली क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल में होता है, बट यहाँ पर जो है कैंसर में क्या होगा कि बिल्कुल कंट्रोल ना रह जाए, इस तरीके से जो है सेल डिवीजन होगा और पर्पसलेस ये सेल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बॉडी के अंदर आप क्या देखोगे, एक ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा. जैसे बहुत सारे सेल्स ऐसे छोटे 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 बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेल्स क्या होंगे, डिवाइड होकर के वापस से न्यू न्यू सेल्स बनते चले जाएंगे. ये जो है इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एकदम पर्पसलेस सेल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन, अ लम्प्स विल फॉर्म. एंड ये जो लम्प्स होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं. ये ट्यूमर जो रहता है इन फ्यू केसेस, सारे ये जो ट्यूमर होते हैं नहीं, लेकिन कुछ जो ट्यूमर्स होते हैं ये जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं और ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकते हैं. कैंसर जो होता है यहाँ पर जो है कैंसरस जो सेल होते हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो जाती है. कैसा होता है? यूजुअली फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल, दिस वन इज अनदर सेल. So like this you can see cell division जब होता है तो there is a rule regulation. ये बहुत ही जो cells होते हैं tightly packed होते हैं. यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यू सेल आने की जरूरत नहीं होती है या जगह नहीं होती है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ही माइन्यूट सा स्पेस होता है, ठीक है. बट what is happening, this is for normal cell division, but what is happening in the cancer, in case of the cancer, ये जो सेल डिवीजन होता है ये बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है. यहाँ पर कोई लाइन कोई मार्जिन नहीं रह जाती है, सेल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, जितनी सेल नहीं होती है उससे ज्यादा क्या होते हैं सेल फॉर्मेशन. इस तरीके से वो अनकंट्रोलेबली क्या होते हैं, यहाँ पर वो ग्रो होने लगते हैं. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, यानी कि एक लिमिट होती है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में इतने ही सेल आ सकते हैं, बट वो लिमिट जो होती है वो यहाँ पर उसको कैंसरस सेल जो होता है वो नहीं फॉलो करते हैं. वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी उनकी पूरी लॉस हो जाती है और वो ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं. और ये जो ट्यूमर फॉर्म होता है, ये जो लम्प्स यहाँ पर फॉर्म होता है इसको नियोप्लाज्म बोला जाता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया में इसको नियोप्लाज्म नहीं बोला जाता है ये ट्यूमर को. एंड ये ट्यूमर जो होता है ये ग्रो करता है, इनमें से कुछ सिक्रीशन होता है, तो ये सेल के मतलब बॉडी के नॉर्मल फंक्शन जो होता है उनमें इंटरफेयर करते हैं, ऑर्गन्स जो होता है उसको डैमेज करते हैं, तो जिससे बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है पैदा होती है. और ये डिसीज जो है इस पर बहुत मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है आप कह सकते हो, और बहुत लोगों की जान लेती है. कैंसर जो है दो मतलब जो ट्यूमर है, सॉरी, ट्यूमर दो टाइप का होता है. एक होता है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर जो होता है ये नॉर्मली कैसा होता है कि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑर्गन और इसके अंदर यहाँ पर एक ट्यूमर फॉर्म हुआ है, तो ये इसी एरिया में रेस्ट्रिक्ट रहेगा, यहीं पर बढ़ेगा, इसका साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आसपास के दूसरे ऑर्गन जो है उसको पर असरअंदाज नहीं होता है, वहां तक नहीं जाता है, वहां पर स्प्रेड नहीं होता है और ये नॉन कैंसरस भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन जो ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब इसको सर्जरी वगैरह करके रिमूव भी किया जा सकता है, ये ट्रीट भी हो सकता है. But in few cases this
बेनाइन ट्यूमर जो कि यूजुअली इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट इन फ्यू केसेस दिस बेनाइन ट्यूमर में ऑल्सो कॉज डेथ। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर वगैरह के बारे में आपने सुना है कि यहाँ पर जो होता है ब्रेन ट्यूमर बहुत ही डेंजरस होता है और वो क्योर यूजुअली जो है नहीं हो पाता है। एंड नेक्स्ट टाइप इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैसा होता है कि ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये कैसा होता है कि ये एक ऑर्गन में है, ये एक ऑर्गन से क्या होगा ब्लड के थ्रू या फिर किसी और सोर्स के थ्रू क्या होगा वो दूसरे ऑर्गन्स तक भी क्या कर सकता है इफेक्ट कर सकता है, यानी कि पूरी बॉडी में वो कैंसर को स्प्रेड कर देता है। इसका जो ग्रोथ होता है वो हर जगह पर हो जाता है। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है यहाँ पर जो होता है ग्रोथ रेट जो रहता है बहुत ज्यादा क्या होता है ज्यादा होता है। और अगर बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर को आप कंपेयर करते हो तो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है या मैलिग्नेंट जो कैंसर होता है इससे मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये जो स्टेज होता है जब ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन से निकल करके पूरी बॉडी जो होता है वहां पर क्या होता है ब्लड से या फिर लिम्फ से जो होता है सेकेंडरी ट्यूमर कॉज करता है, हर जगह स्प्रेड हो जाता है, दैट स्टेज इज नोन एज द मेटास्टेसिस स्टेज। वो स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं मेटास्टेसिस स्टेज कहते हैं। कॉजेस ऑफ कैंसर। कैंसर जो है वो होता कैसे है, कॉजेटिव एजेंट क्या है कैंसर का, ये अभी हमको स्टडी करना है। द सब्सटेंसेस दैट कॉज कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। वो सब्सटेंस जिनकी वजह से कैंसर होता है ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ये कार्सिनोजन केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है and it can be a biological substance also, biological carcinogens भी होता है, environmental agents भी होते हैं कुछ, and there are genetic factors also जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है। कैंसर जो है जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल और इंटरनल फैक्टर जो होता है हमारी एज, जेंडर, जेनेटिक डिफेक्ट्स जो होता है हमको, हमारे स्किन टाइप, जैसे कि जो बहुत ज्यादा फेयर लोग होते हैं उनमें मेलानिन का प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम होता है, तो स्किन कैंसर के चांसेस डार्क कलर के स्किन टोन में थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू अ फेयर पीपल। तो देर आर वेरियस फैक्टर्स जिसके ऊपर भी कैंसर जो है उसके कॉजेज जो होता है वो डिपेंड करता है। एंड एक्सपोजर कितना होता है यूवी रेडिएशन से हमारा, या इन चीजों पर भी बहुत ज्यादा पर भी बहुत ज्यादा रहता है। ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, अगर हम किसी ऐसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ से मतलब जैसे एस्बेस्टॉस जो होता है जहाँ पर प्रेजेंट होता है तो चांसेस होते हैं कि हमें कैंसर हो जाए। या फिर लाइफस्टाइल की बात करते हैं, अगर अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, टोबैको, सिगरेट, ये सब का कंजम्पशन ज्यादा है तो उससे भी कैंसर होता है। सम फूड रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं, कैन फूड जो होता है, और जो आर्टिफिशियल आजकल जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, तो दीज आर ऑल फैक्टर्स जिनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजेंस में सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कैटेगरी जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो केमिकल्स है। देयर आर सेवरल केमिकल्स जिनकी वजह से कैंसर जो है कॉज होता है, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन है, कैफीन है, ये सारे जो है ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, देख सकते हैं, जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करती हैं। फिर अगर हम रेडिएशंस की बात करते हैं तो एक्स रेज, गैमा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होती है, यूवी रेडिएशंस ऑफ सन जो होती है, ये भी जो होती है वो स्किन कैंसर जो होती है वो कॉज करती है। देर आर वायरसेस, ठीक है, वायरस भी क्या कर सकते हैं वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, और ऐसे जीन्स को वायरल ऑन्कोजेंस भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमारी खुद की बॉडी में जो है बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं, सेल्यूलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस जो है नॉर्मल सेल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड दी मतलब वो क्या कर सकते हैं नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
टाइप्स ऑफ कैंसर। ऐसे तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की, तो देर आर मोर देन 200 टाइप ऑफ कैंसर्स, बट उनको हमने 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ना है। देर आर 5 मेन टाइप ऑफ कैंसर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टिश्यूज दे इफेक्ट। कैंसर जो है वो किस टिश्यू को इफेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हमने इसको क्या किया है, 5 कैटेगरीज जो है उसमें डिवाइड करके पढ़ना है हमको उसे। The first category is the carcinoma. Carcinoma is the cancer that starts in the skin or the tissue that lines the other organ. Or you can say cancer of the epithelial tissue covering और लाइनिंग जो होती है बॉडी ऑर्गन्स की, उसके कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। व्हाट इज कार्सिनोमा? कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग या बॉडी की जो लाइनिंग होती है वहां पर अगर कैंसर होता है तो उसे हम कार्सिनोमा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कैंसर ऑफ द स्टमक, स्किन कैंसर, दीज आर ऑल carcinoma cancer. The next category is the sarcoma. It is a cancer of a connective tissue. Connective tissue क्या होता है आपको पता है ना? कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आते हैं, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स एंड मसल्स जो होते हैं। सो इफ द कैंसर इज इन द बोन, मसल, कार्टिलेज और इन द ब्लड वेसल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैरकोमा बोलते हैं। बोन कैंसर को यहाँ पर ऑस्टियोसैरकोमा कहा जाता है। मसल ट्यूमर्स जो होते हैं या मसल कैंसर्स जो होते हैं उसको मायोसार्कोमा कहा जाता है। कार्टिलेज जो होता है उसके कैंसर को कॉन्ड्रोसैरकोमा कहा जाता है। एंड इफ इट इज इन द एडिपोज टिश्यू उसे हम लोग लेपोसैरकोमा कहते हैं। नेक्स्ट इज द ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है जिसे हम लोग नॉर्मल टर्म में ब्लड कैंसर कहा जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ ब्लड कैंसर। इट्स अ कैंसर ऑफ अ बोन मैरो विच क्रिएट्स अ ब्लड सेल। सी व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर क्या हो जाता है, जो WBCs होते हैं उसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव फॉर्मेशन होने लगता है बोन मैरो के अंदर। तो जिनको ल्यूकेमिया होता है उनके अंदर आप क्या देखोगे कि वो जो पर्सन हुई सफरिंग फ्रॉम अ ल्यूकेमिया, दे विल शो a huge number of WBC counts। जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आपको बहुत सारे मिलियंस ऑफ इमेच्योर WBCs जो है वो नजर आएंगे। और ये जो WBCs होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर इमेच्योर। सो इनके अंदर कैसा होता है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग द इन्फेक्शंस। तो वो इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाते। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जैसे न्यूट्रोफिल होते हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल होता है, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो on the basis of that there are different type of leukemia also। monocytic leukemia हो सकता है, lymphoblastic leukemia हो सकता है। on the basis of that there are different types of the cancers। next is the lymphoma। लिम्फोमा जो है या फिर माइलोमा जो है, इट इज अ कैंसर ऑफ अ इम्यून सिस्टम। कैंसर जो हमारे लिम्फेटिक टिश्यू में हो जाता है उसे हम लिम्फोमा बोलते हैं। ये नॉर्मली लिम्फेटिक नोड, स्प्लीन या जो इम्यून सिस्टम के टिश्यूज वगैरह होते हैं, लिम्फोमा उसको डैमेज करता है। द नेक्स्ट वन इज द एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो है इट इज अ कैंसर ऑफ अ ग्लैंड। जो ग्लैंड्स में कैंसर होते हैं सच एज थायराइड ग्लैंड में जो कैंसर होता है, थायराइड कैंसर, पिट्यूटरी कैंसर, एड्रीनल कैंसर, ये सारे जो ग्लैंडुलर कैंसर्स होते हैं जिस उसे हम क्या कहते हैं, एडिनोकार्सिनोमा कहा जाता है उसे। डिटेक्शन ऑफ अ कैंसर और डायग्नोसिस ऑफ अ कैंसर किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर। देर आर वेरियस टेस्ट विच आर अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज द बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू, जिससे हम पता कर सकते हैं कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर और नॉट। सबसे पहले बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी में क्या किया जाता है, अ सैंपल ऑफ अ टिश्यू is taken from the body in order to examine it more closely। जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वहां पर कैंसर है, तो व्हाट योर डॉक्टर विल डू, वहां का जो टिश्यू होगा वो टिश्यू लेकर के उसका स्टडी करेगा। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो टिश्यूज होंगे वो टिश्यूज की स्टडी होगी, पूरा उनको मतलब
हिस्टोलॉजी वगैरह उनका देखेंगे, तो अगर वहां पर कैंसरस सेल होगा, एबनॉर्मल डिवीजन होगा, तो वो टिश्यू की हेल्प से डायग्नोस किया जा सकता है कि इन दैट पर्टिकुलर एरिया द कैंसर इज देयर, या ट्यूमर जो है वहां पर उसका फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द नेक्स्ट मेथड, दूसरा जो है एक्सरेज या फिर रेडियोग्राफी जो होता है, रेडियोग्राफी सीटी स्कैन से भी जो है कैंसर जो है उसका डिटेक्ट किया जा सकता है। रेडियोग्राफ जो होते हैं मोर कॉमनली जो रहता है एक्सरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ शेडो लाइक इमेज ऑफ बोन एंड सर्टेन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। एक्सरेज जो रहते हैं वो बोन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत इजी होते हैं। इसके अलावा मतलब ये जो है एमआरआई एंड सीटी स्कैन्स का भी यूज किया जाता है। तो एक्सरे से वो शेडो लाइक जो इमेज फॉर्म होगी, या सीटी स्कैन जो किया जाता है, तो वो कैंसर जो होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन में ट्यूमर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पता चल सकता है। मेमोग्राम्स किया कि मेमोग्राम्स जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ रेडियोग्राफी ओनली। एंड एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये भी किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, कैंसर है या नहीं इसको डिटेक्ट किया जा सके। यूज ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजेंस, जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं दे ऑल्सो हैव द एंटीजन, बट वो नॉर्मल एंटीजेंस होते हैं। जो कैंसरस सेल होते हैं उनके जो एंटीजेंस होते हैं, देर आर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विच आर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है अभी, वो बहुत वाइडली यूज की जा रही है कैंसर वगैरह डिटेक्शन में और ट्रीटमेंट में। ये मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज होती है इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये कैंसरस सेल जो होता है उस पर बाइंड कर सकते हैं। तो ये एंटीबॉडीज का भी यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, cancer treatment consists of combination of a number of therapies which are as follows। जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें एक साथ में बहुत सारी थेरेपीज का जो है यूज किया जाता है। अलग अलग थेरेपीज को यूज करके ही कैंसर का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। द फर्स्ट ट्रीटमेंट और द थेरेपी विच वी यूज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट इज द कीमोथेरेपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी में जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर ड्रग्स जो है ये यूज किए जाते हैं। ये जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं ये जो सेल डिवीजन होता है वहां पर क्या करते हैं, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और ये कैंसरस सेल के लिए कैसा होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। और वो वहां पर उनका जो इनहिबिशन होता है, वो सेल डिवीजन जो होता है वो उसको इस इनहिबिट कर देते हैं। ये ड्रग्स जो होते हैं क्या होता है इनसे, ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं वो सेल डिवीजन, जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है जिसकी वजह से ट्यूमर एंड कैंसर कॉज हो रहा है, उसको इनहिबिट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द डीएनए सिंथेसिस। बट ये जो ड्रग होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कीमोथेरेपी की वजह से हेयर लॉस, अनीमिया और बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर जो है थोड़े बहुत और भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, रैशेस आ जाते हैं, और कभी कभी जो है बर्न वगैरह भी हो जाता है। तो ये जो है दीज आर दी सिम्टम्स जो कि बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसको क्योर कर सकते हैं। एक मरतबा जब ये कैंसर जो होता है, वो कैंसर जो ट्यूमर फॉर्मेशन है, वो कैंसरस सेल की ग्रोथ रुक जाती है, तो ये जो हेयर लॉस है या एनीमिया, ये सारे जो प्रॉब्लम है इसको बाद में क्योर कर लिया जाता है। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज द रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होता है, कीमोथेरेपी के साथ में इसको भी यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो कैंसरस टिश्यूज होते हैं, कैंसरस टिश्यूज के ऊपर वो रेज, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होती है उससे जो रेज निकलती है उसको बम्बार्ड किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो रेज होती है, वो रेज से जो कैंसरस टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और वो मर जाते हैं, या फिर वो स्टॉप हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। एक्स रेज, गामा रेज, ये इन रेज का यूज किया जाता है, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं, इरिडियम है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, इनसे रिलीज होते हैं, वो रेज जो है यूज किया जाता है। और ये जो रेडियोग्राफी होती है ये आसपास के जो नॉन कैंसरस सेल होता है उनमें भी मिनिमम अमाउंट में क्या है, डैमेज जो है वो कॉज करती है। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज दी सर्जरी।
सर्जरी में क्या होता है, जब बेनाइन कैंसर होता है, इन दैट केसेस, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं या फिर यूटेराइन कैंसर की हम बात करते हैं, तो वो कैंसर जो होता है वो सर्जरी से उसको निकाल दिया जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर जो टिश्यू है या सेल्स है वो सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, बट इट इज नॉट यूजफुल इन एवरी केसेस। हर जगह और हर ऑर्गन में हम सर्जरी जो है वो नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज पॉसिबल कि सर्जरी होने के बाद भी कुछ कैंसरस सेल जो है वो रह जाए बॉडी में, वो सर्जरी को स्केप कर जाए। तो इस ऐसे में जो है मेडिसिन भी और दूसरे ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि वो जो रह गए हैं वो भी क्या हो सके, किल हो सके। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। ट्यूमरस सेल जो रहता है, इम्यूनोथेरेपी क्यों दी जाती है? जो ट्यूमर सेल होता है ये क्या होता है कि इन्होंने क्या, ये जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स से हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं, और वो इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं, इसकी वजह से वो कैंसर कॉज कर पाते हैं। हम हमारे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, इंटरफेरॉन्स के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो कैंसर कॉजिंग जो सेल्स होते हैं वो उसको डैमेज कर देते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, तो पेशेंट हुई सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर, उनको इंटरफेरॉन्स जो है वो दिए जाते हैं। तो ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और ये एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम जो है फिर वो कैंसर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अलॉन्ग विथ ऑल दिस थेरेपी और सर्जरी जो होता है, सपोर्टिव थेरेपी जो होती है ये भी यूज की जाती है टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ द कैंसर एंड टू ट्रीट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कीमोथेरेपी की, तो जब कीमोथेरेपी दिया जाता है तो कीमोथेरेपी के बाद में द पेशेंट फील नोशिया, वोमिटिंग जैसा उसको फील होता है, तो यहाँ पे उनको एंटी नोशिया ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वो सप्रेस हो सके वो सिम्टम जो है। और कैंसर जो होता है इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है और भी बहुत सारे अलग अलग तकलीफें होती है पेशेंट्स को। तो वो सारे थेरेपीज जो होती है ये दी जाती है ताकि पेशेंट की कंडीशन जो है वो अच्छी की जा सके, और ये ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उससे पेशेंट को क्या है, तकलीफ जो है वो थोड़ी सी कम हो। तो इसके लिए ये पूरी जो है सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एड्स। जो नेक्स्ट डिसीज हमको पढ़नी है वो कौन सी है, एड्स। The full form of the AIDS, the acquired immunodeficiency syndrome. What is a full form of AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. ये एक बहुत ही डेंजरस एंड फेटल डिसीज है विच इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। किसकी वजह से होती है ये? इट इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस। एंड ये जो डिसीज है एड्स, इट वाज फर्स्ट नोटिस इन USA इन 1981। इंडिया में इसको फर्स्ट जो केस है वो एड्स का वो 1986 में तमिलनाडु में पाया गया था। एड्स, ये जो डिसीज है ये HIV की वजह से होती है, HIV वायरस की वजह से होती है। HIV वायरस जब हमारी बॉडी में आता है, सो व्हाट दिस HIV वायरस इज डूइंग, बेसिकली ये HIV वायरस क्या करता है, ये हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा सप्रेस हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि हमें बहुत सारी डिसीजेस होने लगती है, और वो डिसीजेस जो है अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो इट कैन कॉज द डेथ ऑल्सो, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो एड्स जो होता है यूजुअली जो है वो लास्ट स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का। यहाँ पर क्या होता है, HIV वायरस जब हमारी बॉडी में आता है तो वो फौरन से सिम्टम्स नहीं दिखाता है, इसको काफी टाइम लगता है सिम्टम्स दिखाने में, या इसके 4 फेजेस होते हैं जो आगे के स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे फेजेस होने के बाद में जो लास्ट फेज होता है उस फेज में हमारा इम्यून सिस्टम इस कदर वीक हो जाता है कि हम छोटे छोटे भी जो डिसीजेस होते हैं, जो कॉमन डिसीजेस होते हैं, उससे भी हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पाती है। तो एड्स की वजह से किसी की डेथ नहीं होती है। एड्स क्या करता है, इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है, और जिसकी वजह से हम लोग वल्नरेबल हो जाते हैं बहुत सारी डिसीज को,
और उससे डेथ हो जाती है। एड्स को अगर अनट्रीटेड रखा जाएगा तो डेथ हो जाएगी, अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस केयर और वो चीजें लिया जा सकता है, इट इज नॉन क्योरेबल डिसीज, बट इसके साथ में भी बहुत लंबी लाइफ जी सकते हैं। और इसके जो सिम्टम्स है या जो तकलीफ है उसको कम किया जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। HIV वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है ये अभी हमको पढ़ना है। तो basically it is a roughly spherical structure, as here you can see it is a roughly spherical structure which is about 100 to 140 nm in diameter इसका होता है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो है एक एनवेलप होता है, ये जो एनवेलप दिख रहे हो आप, ये जो कवरिंग आपको नजर आ रही है, दिस इज मेड अप ऑफ द लिपोप्रोटीन, जो इसकी खुद की नहीं होती है। ये जिस सेल को इन्फेक्ट करता है वो उस सेल की ही लिपोप्रोटीन को अपने आसपास में क्या करता है, लपेट लेता है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो इसको एडवांटेज क्या मिलता है, ये जो लिपोप्रोटीन होती है, ये जो लिपिड मेम्ब्रेन होता है, इस लिपिड मेम्ब्रेन की वजह से ये होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे बच सकता है, उससे बच जाता है। बिकॉज होस्ट इम्यून सिस्टम को कैसा होता है, जिसमें है ये, उसको रिकॉग्नाइज करने में इसको, बिकॉज ये जो लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है वो खुद ही के बॉडी की होती है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से ये बच जाता है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनके पास में जो है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पे इनके पास में ग्लाइकोप्रोटीन्स के क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो स्पाइक्स होते हैं ये GP120 ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती, जबकि ये जो स्टॉक होता है इसका, ये जो स्टॉक होता है ये GP41 जो है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसके अलावा इनके पास में ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कैप्सिड, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ये जो कैप्सिड होता है ये बुलेट शेप का है, ये बुलेट शेप कैप्सिड जो है इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है, उसको मतलब उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एंड इनसाइड द कैप्सिड यू कैन सी देयर आर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज देयर। यहाँ पर इनके पास में क्या होता है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं विच कंटेन्स 9 जीन अप्रोक्सीमेटली, उसमें कितने होते हैं, 9 जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। 2 इनके पास में जो जी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है उसका फायदा क्या होता है कि ये इनके अंदर जो है वो म्यूटेशंस हो सकता है, म्यूटेशंस होने की वजह से वो अलग अलग टाइप के RNA बना सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी वजह से एक RNA डैमेज हो जाता है तो ये दूसरा RNA जो रहेगा वो हेल्पफुल हो जाता है इनके लिए, वो उससे हेल्प मिल जाती है। ये लेयर्स के अलावा इनके पास में एक और लेयर होती है, दिस लेयर इज नोन एज द मैट्रिक्स। इस लेयर को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। ये जो कैस्पिड है, दिस कैस्पिड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स, जो P24 मॉलिक्यूल्स जो है उसके बने हुए होते हैं। और ये जो है RNA जो है ये सॉरी HIV जो है, HIV इज अ रेट्रोवायरस। व्हाई इट इज नोन एज द रेट्रोवायरस, ये जब होस्ट के बॉडी में जाता है तो ये RNA जो होगा वो होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करेगा। ये RNA जो होता है फिर वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है, दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कन्वर्ट दिस RNA इनटू द DNA। तो ये RNA जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, DNA में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो DNA जो होता है वो DNA वो इनकॉर्पोरेट करता है होस्ट DNA के साथ में, वो होस्ट DNA के साथ इनकॉर्पोरेट करके वापस से जब उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो RNA फॉर्म करता है, और वहां से जो है न्यू HIV जो है वो वायरस जो होता है वो बनता है। HIV जो है ये सबसे ज्यादा किसको इन्फेक्ट करते हैं, HIV जो होता है लिम्फोसाइट्स को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं।
तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स को HIV फैक्ट्री भी कह सकते हो। अगर वो इट एक्ट एज अ HIV फैक्ट्री, वहां पर क्या होगा, लिम्फोसाइट्स, अगर वो एक लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है तो एक लिम्फोसाइट से जब कई लिम्फोसाइट्स बनेंगे तो हर एक में HIV मतलब HIV वायरस जो होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, लिम्फोसाइट्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, और दिस इज हाउ इट सप्रेसेस आवर इम्यून सिस्टम। कॉजेस ऑफ एड्स, एड्स किस तरीके से स्प्रेड होता है, या HIV जो है वो ट्रांसमिट किस तरीके से होता है। HIV ट्रांसमिशन जो है मोस्ट कॉमनली जिस तरीके से होता है वो होता है वाया अनप्रोटेक्टेड फिजिकल इंटीमेसी, सेक्स की वजह से विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, या फिर वो ऐसी नीडल्स, रेजर्स शेयर करना जो ब्लड से, मतलब इन्फेक्ट हो गया इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उससे भी HIV हो सकता है। मतलब HIV जो है वो फ्लूइड के थ्रू जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। मदर से, इन्फेक्टेड मदर से फीटस को होने के भी चांसेस होते हैं। प्लासेंटा जो होता है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, it can also transmit the HIV virus to her fetus through the shed circulatory blood, जो सर्कुलेशन होता है इसके थ्रू। और नर्सिंग मदर जो होता है वो भी जो है ब्रेस्ट मिल्क से भी क्या होता है, वो HIV जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड जो है, इन्फेक्टेड फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम ब्लड लेते हैं तो उससे भी HIV हो सकता है। HIV वायरस जो है इन रेयर कंडीशन कैसा होता है, नीडल इंजरी से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, या सीमेन जो होता है उसके डोनेशन से भी हो सकता है। एड्स वायरस जो होते हैं, HIV वायरस जो रहते हैं वो यूरिन में भी होते हैं, टीयर्स में भी होते हैं, सलाइवा में भी, ब्रेस्ट मिल्क में भी होते हैं, वेजाइनल सिक्रीशंस में भी होते हैं। बट उनसे ये जो HIV वायरस है उनका ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एड्स जो है, HIV इन्फेक्शन जो है, इसके टोटल कितने फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द इनिशियल इन्फेक्शन जो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर उसके बाद में स्टेज ऑफ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन होता है, स्टेज ऑफ सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन होता है, और लास्ट जो होता है वो टर्मिनल स्टेज होता है। जो इनिशियल इन्फेक्शन का स्टेज होता है, यहाँ पर कैसा होता है कि वायरस जब बॉडी के अंदर आता है, when the virus comes inside the body, तो एंटीबॉडीज जो है वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, ये वो फेज होता है, वहां पर एंटीबॉडीज जो होता है वो बनता है। एंड दिस फेज यूजुअली लास्ट फॉर 2 to 8 weeks आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। इन द सेकेंड phase or second stage, stage of primary manifestation, और this stage is also known as the asymptomatic carrier state। इसमें डिसीज की कोई साइन या सिम्टम हमको नहीं दिखाई देते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 मंथ से लेके 10 ईयर तक का, ये इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। कोई साइंस एंड कोई सिम्टम्स इसमें नहीं दिखेंगे कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ HIV। एंड द थर्ड स्टेज जो होता है, स्टेज ऑफ सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन, या फिर जिसको हम लोग एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर सिम्टम्स जो होते हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। बार बार फीवर आने लगता है, एक मंथ में कई मरतबा फीवर आना, थकान महसूस होना, बहुत ज्यादा डायरिया होना, नाइट स्वेट्स होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और 10% बॉडी वेट जो होगा वो कम हो जाना। दीज आर दी साइंस जो आपको इस स्टेज में जो है वो नजर आने लगेंगे। एंड द फोर्थ स्टेज, जो लास्ट का स्टेज होता है, टर्मिनल स्टेज, जिसको हम एड्स बोलते हैं, इस स्टेज में हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, या HIV वायरस जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे क्या होते हैं, इन्फेक्शंस होने लगते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों से भी बीमार पड़ने लगते हैं, और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो दीज आर ऑल 4 स्टेजेस ऑफ द एड्स। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, दिस इज सिंबल ऑफ द एड्स। 1 दिसंबर हम एज अ एड्स डे सेलिब्रेट भी करते हैं।
एड्स हैज नो क्योर, इसकी कोई मेडिसिन वैक्सीन जो है अभी अवेलेबल नहीं है. सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट चॉइस. सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो यहाँ पर क्या क्या प्रिवेंशन जो है वो हम लोग ले सकते हैं. सबसे पहले जो है एजुकेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है हर एज ग्रुप को. वो पीपल जो हाई रिस्क पे हो HIV को, जिनको हो सके वैसे उनको HIV या एड्स जो होता है उसके ट्रांसमिशन के बारे में एजुकेशन देना प्रॉपर, उनको बताना कि किस तरीके से होता है किस तरीके से नहीं होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, हर चीज़ को उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना. नीडल्स और सीरिंज वगैरह जो है वो डिस्पोजेबल यूज होना चाहिए. एक पर्सन के लिए एक ही बार एक ही नीडल यूज होना चाहिए, उसको सेकंड पर्सन पे नहीं यूज करना चाहिए. यूज करने के बाद में उसको प्रॉपरली इमीडिएटली एक सही तरीके से उसको डिस्पोज कर देना चाहिए. सेक्सुअल हैबिट जो है उसको चेंज करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स ना हो, कॉन्डोम्स वगैरह का यूज करना चाहिए. और हाई रिस्क ग्रुप शुड रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड. जिनको रिस्क हो HIV होने का उनको ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए. टूथ ब्रश, रेजर्स और जो चीज़ें जो ब्लड से कंटामिनेट हो सकती है उनको शेयर नहीं करना चाहिए. ब्लड रिसीव करने से पहले ये चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो ब्लड है उसमें HIV इन्फेक्शन तो नहीं है, वो HIV फ्री है. और उसके बाद स्क्रीनिंग होना चाहिए ब्लड डोनर्स का, ऑर्गन डोनर्स का, सीमेंट डोनर्स वगैरह का. और जो डायलिसिस के पेशेंट्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उनको प्रॉपरली उनका पेशेंट जो है उनकी स्क्रीनिंग होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स. फर्स्ट एड्स जो है किसी पर्सन को HIV इन्फेक्शन हो गया है, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है. देर आर टू थिंग्स विच वी यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द HIV वायरस. द फर्स्ट इज द एलाइजा टेस्ट. एलाइजा टेस्ट जो होता है, द फुल फॉर्म इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में अगर कंफर्म रिजल्ट आ जाता है कि द पर्सन इज हैविंग, मतलब रिजल्ट आ गया कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV पॉजिटिव है, तो कंफर्मेशन के लिए उसके बाद में वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो टेस्ट किया जाता है. अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं उसके बाद ही बताया जाता है कि द पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV. और ये जो टेस्ट होते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं. और अगर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में कहते हैं, तो एड्स हैज नो क्योर. मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, बट देर आर सर्टेन मेडिसिन लाइक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि वायरल लोड को कम किया जा सके, HIV पेशेंट की जो लाइफ है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके. यहाँ पर आप देख सकते हो कि HIV मेडिसिन जो होती है वो एड्स को क्योर नहीं कर सकती है. तो बट ये क्या है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन को जो है हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जीने में हेल्प कर सकती है. और जो पर्सन हुई सफरिंग फ्रॉम HIV उनको बहुत सारे मेडिसिन को एवरीडे लेना होता है. तो ये जो एडवांसिंग स्टेज होता है एड्स पे जाने में, वो उसमें मतलब वहां तक जाने में हेल्प करती है ये, और बहुत सारी डिसीजेस जो है उनको बचाती है.